नमस्कार आप सभी को। आज हम मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया का बात करेंगे। सामाजिक क्रिया का अध्ययन विभिन्न विद्वानों द्वारा अलग अलग दृष्टिकोणों से किया गया है, तो आज हम सर्वप्रथम वेबर के दृष्टिकोण की बात करेंगे। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु माना। वेबर ने सामाजिक क्रिया की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की और इसे व्यक्तिक क्रिया से भिन्न माना। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति को दर्शाने के लिए उन्होंने सामाजिक क्रिया सिद्धांत का सहारा लिया। वेबर के सामाजिक क्रिया सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या करने से पूर्व हमें क्रिया और व्यवहार के भेद को भी जानना चाहिए। सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए हमें विभिन्न लोगों से अंतःक्रिया करनी पड़ती है। इन अंतःक्रियाओं से ही सामाजिक संबंधों का जन्म होता है और सामाजिक संबंधों से समाज की क्रिया के लिए 4 तत्व आवश्यक है: कर्ता, लक्ष्य, साधन और परिस्थिति। किसी भी क्रिया को करने के लिए एकाधिक व्यक्ति या कर्ता होने चाहिए। वे किसी लक्ष्य को लेकर ही क्रिया करते हैं और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति साधन भी जुटाता है तथा प्रत्येक क्रिया किसी न किसी परिस्थिति में ही संपन्न होती है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से सभी प्रकार की क्रियाएं सामाजिक क्रियाएं नहीं होती, वरन केवल वे ही क्रियाएं जो अर्थपूर्ण होती हैं और जिनका संबंध व्यक्ति के भूतकाल, वर्तमान या भविष्य के व्यवहार से होता है, सामाजिक क्रियाएं कहलाती हैं। सामाजिक क्रिया के बारे में सर्वप्रथम विचार व्यक्त करने का श्रेय अल्फ्रेड मार्शल को है। उन्होंने उपयोगितावादी अवधारणा की विवेचना कर गतिविधि की अवधारणा को प्रतिपादित किया। मार्शल के बाद इटली के समाजशास्त्री पेरोटे ने विशिष्ट चालक और भ्रांत तर्कों के संदर्भ में क्रिया की अवधारणा का उल्लेख किया। प्रसिद्ध समाजशास्त्री दुर्खिम ने भी सामाजिक तथ्यों के संदर्भ में इस प्रकार के विचार व्यक्त किए। वर्तमान में वेबर ने अर्थपूर्ण सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। तो वेबर ने अपनी कृति सामाजिक और आर्थिक संगठन का सिद्धांत में सामाजिक क्रिया का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो आप अब इनकी बुक का ध्यान रखेंगे कि बुक कौन सी है, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें उन्होंने अपना सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया। वेबर समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं। वे लिखते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण बोध कराने का प्रयत्न करता है, जिसमें इसकी गतिविधि तथा परिणामों की कारण सहित व्याख्या प्रस्तुत की जा सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वेबर ने सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु माना। सामाजिक क्रिया के द्वारा सामाजिक जगत की वास्तविकता का अध्ययन कर सकते हैं। स्वयं वेबर ने वर्ग, परिस्थिति, धर्म, नौकरशाही, राजनीतिक दल, अनेक सामाजिक घटनाओं का अध्ययन एवं विश्लेषण किया। मार्टिनडेल वेबर के सामाजिक क्रिया सिद्धांत को व्यवहारवाद की एक शाखा मानते हैं। वेबर कहते हैं, समाजशास्त्र के क्षेत्र में प्रकृति को भली भांति समझने के लिए आवश्यक है कि सामाजिक क्रिया को सही रूप में समझ लिया जाए। अब वेबर सामाजिक क्रिया को परिभाषित करते हैं। तो सामाजिक क्रिया को परिभाषित करते हुए वेबर लिखते हैं, किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया तभी कहा जा सकता है जबकि इस क्रिया को करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के कारण वह क्रिया दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार द्वारा प्रभावित हो और उसी के अनुसार उसकी गतिविधि निर्धारित हो। इस परिभाषा में हम देखें तो स्पष्ट है कि क्रिया को सामाजिक क्रिया कहलाने के लिए आवश्यक है कि हम उसमें व्यक्तियों के व्यक्तिगत दृष्टिकोण को समझें, अर्थात व्यक्ति या कर्ता उस व्यवहार का क्या अर्थ लगाता है उसे जाने। वेबर के अनुसार कोई भी व्यवहार या गतिविधि अपने आप में कुछ भी नहीं है, किंतु यदि व्यवहार या क्रिया को करने में कर्ता किसी अर्थ को जोड़ता है तो वह क्रिया सामाजिक क्रिया बन जाती है। इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि व्यवहार प्लस कर्ता द्वारा दिया गया अर्थ ही सामाजिक क्रिया कहलाएगी। पेरेटो क्रिया में दूसरे व्यक्तियों द्वारा दिए जाने वाले अर्थ को भी महत्वपूर्ण मानते हैं, वहीं वेबर स्वयं कर्ता द्वारा दिए जाने वाले अर्थ को। वेबर ने सामाजिक क्रिया को समझने के लिए उसके निर्वचन पर बल दिया। गतिविधि अपने आप में निर्वचन के बिना अर्थहीन है। वेबर सामाजिक क्रियाओं के निर्वचन पर बल देता है, इसलिए ही उनके समाजशास्त्र को निर्वचनात्मक समाजशास्त्र कहा जाता है। कई बार आपसे ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी, निर्वचनात्मक समाजशास्त्र के जनक या किसने दिया इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी का कंसेप्ट, तो ये आपका वेबर ने दिया। वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया की यह भी विशेषता है कि वे अन्य व्यक्तियों की क्रिया से प्रभावित हो। अब वेबर ने सामाजिक क्रिया का अर्थ हमने देखा, तो अब हम वेबर की सामाजिक क्रिया की विशेषताओं की बात करेंगे। पहला है, सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूतकाल, वर्तमान व भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित हो सकती है।
वेबर के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भूतकाल में उसे दी गई गाली का बदला लेने के लिए अपने शत्रु के साथ मारपीट करता है तो यह क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाएगी। इस प्रकार से नेता के साथ साथ भीड़ द्वारा नारेबाजी व जय जयकार करना भी सामाजिक क्रिया है, क्योंकि भीड़ का व्यवहार नेता के व्यवहार या क्रिया की प्रतिक्रिया का परिणाम है। इस तरह एक व्यक्ति द्वारा भविष्य में होने वाली भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा की तैयारी भी सामाजिक क्रिया है, जो परीक्षक की भावी क्रिया के द्वारा प्रभावित है। दूसरा, वो कहते हैं कि प्रत्येक प्रकार की क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। जड़ पदार्थों एवं बेजान पदार्थों से प्रभावित क्रिया को वेबर सामाजिक क्रिया नहीं मानते। जैसे बिजली कड़कने का डर जाने से बच्चे द्वारा चीख पड़ना सामाजिक क्रिया नहीं है, क्योंकि यह क्रिया बेजान पदार्थ या घटना के प्रति व्यक्त की गई है। इसी प्रकार से अकेले बैठकर भगवान का भजन करना भी सामाजिक क्रिया नहीं है। इसके स्थान पर यदि पुरोहित द्वारा मंत्रोच्चारण करने पर यजमान द्वारा यज्ञ में आहुति दी जाती है अथवा मूर्ति पर फूल, कुमकुम, चावल या सुपारी चढ़ाई जाती है तो यह क्रिया वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया है, क्योंकि यजमान का व्यवहार पुरोहित के व्यवहार से प्रभावित है। तो वेबर क्या कहते हैं कि सामाजिक क्रिया वही क्रिया होगी जहाँ पे व्यक्ति का व्यवहार दूसरों के व्यवहारों को प्रभावित करे। जहाँ पे व्यक्ति का व्यवहार दूसरों के व्यवहारों को प्रभावित नहीं करेगा वह क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं कहलाएगी। थर्ड है, मनुष्य का प्रत्येक प्रकार का संपर्क भी सामाजिक संपर्क नहीं होता। वेबर कहते हैं कि कर्ता का व्यवहार दूसरों के व्यवहार से अर्थपूर्ण रूप से संबंधित और प्रभावित है। उदाहरण के रूप में यदि सड़क पर दो साइकिल सवार टकरा जाते हैं और बिना एक दूसरे को कुछ कहे चल देते हैं तो वेबर कहते हैं कि सामाजिक क्रिया नहीं है। इसके स्थान पर यदि टकराने के बाद दोनों में गाली गलौज या मारपीट होती है तो उसे वो सामाजिक क्रिया कहते हैं, क्योंकि इन्होंने एक दूसरे के व्यवहार को प्रभावित किया। चौथा है, सामाजिक क्रिया ना तो अनेक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली एक सी क्रिया को कहते हैं, ना ही उस क्रिया को कहते हैं जो कि केवल दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्रभावित है। दूसरे व्यक्तियों द्वारा एवं दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों द्वारा प्रभावित क्रिया में अंतर है। उदाहरण के लिए सड़क पर कुछ व्यक्ति जा रहे हैं और यदि वर्षा आने पर सभी व्यक्ति अपना अपना छाता लगा लेते हैं तो वेबर कहते हैं कि यह क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं कहलाएगी। इसका कारण है, छाता लगाने की क्रिया का एक दूसरे व्यक्तियों की क्रिया से कोई संबंध नहीं होकर इसका संबंध किससे है? वर्षा से है। इस प्रकार से दूसरे व्यक्तियों का क्रियाओं का अनुकरण करना भी वेबर कहते हैं कि सामाजिक क्रिया नहीं है, जब तक कि दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों की क्रिया से अर्थपूर्ण रूप से प्रभावित ना हो। एक व्यक्ति को एक रास्ते में जाते हुए देखकर यदि दूसरा व्यक्ति भी उसी रास्ते से जाता है तो उसका ऐसा करना सामाजिक क्रिया नहीं है। इसके विपरीत अध्यापक के ड्रिल करने के साथ साथ यदि छात्रों द्वारा उसका अनुसरण किया जाता है तो यह सामाजिक क्रिया है, क्योंकि यह अध्यापक की क्रिया से अर्थपूर्ण रूप से संबंधित है। इस विवेचन से स्पष्ट है कि वेबर समाजशास्त्र को एक ऐसा विज्ञान मानते हैं जो सामाजिक क्रिया की निर्वचनात्मक समझ को विकसित करता है, जिसके द्वारा क्रियाओं के बीच कार्य कारण संबंध को ज्ञात किया जा सकता है। सामाजिक क्रिया की निर्वचनात्मक समझ को वेबर जर्मन शब्दावली में व्रस्टहेन कहते हैं। व्रस्टहेन पद्धति में घटनाओं को तर्कपूर्ण ढंग से तथा अर्थपूर्ण व्याख्या द्वारा समझने पर बल दिया जाता है। अब वेबर की क्रिया की अर्थ और विशेषताएं देखने के बाद अब हम सामाजिक क्रिया के प्रकारों की बात करेंगे। वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकारों का उल्लेख किया है। पहली है तार्किक क्रिया। तार्किक क्रिया का संबंध किसी लक्ष्य के साथ होता है। एक पुल का निर्माण करते समय एक इंजीनियर की क्रिया, धन कमाने के लिए प्रयत्नशील व्यापारी की क्रिया तथा युद्ध में सफलता प्राप्त करने में के प्रयत्न में लगे हुए सैनिक अधिकारी की क्रिया इसी श्रेणी में आती हैं। स्पष्ट है कि तार्किक क्रिया उस क्रिया को कहेंगे जिसका चयन कर्ता द्वारा सचेत और योजनाबद्ध रूप से लक्ष्यों तथा साधनों को ध्यान में रख के किया जाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति नया काम धंधा, व्यापार या फैक्ट्री प्रारंभ करने से पूर्व अपने आसपास जमा पूंजी का अनुमान लगाता है, माल की आवक कहाँ से आएगी, उसके ग्राहक कितने होंगे, शुरू में कितने आएंगे, कैसे ग्राहक आएंगे, उसका मुनाफा कितना होगा, वो उसके पास जो पूंजी से वो सामान खरीदेगा उसमें हर सामान से वो हिसाब लगाएगा कि उसके पास कितना मुनाफा आ रहा है, पर डे कितना आएगा, पर मंथ कितना आएगा, तो इन सब का वो हिसाब लगाता है। फिर व्यापार या काम धंधा शुरू करता है तो वेबर कहते हैं कि ये तार्किक क्रिया है, क्योंकि उसने लक्ष्यों और साधनों को ध्यान में रखकर अपनी क्रिया की। उपर्युक्त उदाहरणों से मुख्य बात यह है कि तार्किक क्रिया में कर्ता अपने लक्ष्य को स्पष्टतः ध्यान में रखता है
उसे प्राप्त करने हेतु साधनों का चुनाव करता है, इसलिए इसे लक्ष्य निर्धारित क्रिया भी कहते हैं। वेबर तार्किकता की व्याख्या करने में ज्ञान के आधार पर करता है, ना कि अवलोकनकर्ता की दृष्टिकोण से। अर्थात कर्ता को जितना ज्ञान है उसके आधार पर उसकी क्रिया तार्किक है। दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि में वह अतार्किक हो यह आवश्यक नहीं। सेकंड टाइप वो बोल जाते हैं मूल्यांकन क्रिया। इस प्रकार की क्रिया के पीछे तर्क का होना आवश्यक नहीं है। जैसे एक डूबते हुए जहाज के साथ कप्तान का समुद्र में डूब जाना मूल्यांकनात्मक क्रिया के अंतर्गत ही आएगा। कप्तान ये भलीभांति जानता है कि जहाज छोड़कर अलग नहीं होने से उसे सदा के लिए जीवन से हाथ धोना पड़ सकता है, परंतु फिर भी वह जहाज छोड़ने के बजाय मर जाना ज़्यादा अच्छा लगता है उसे, क्योंकि जहाज छोड़कर चले जाना भी किसी भी रूप में उसके लिए सम्मानजनक कार्य नहीं है। इसी मूल्य से प्रभावित होकर कप्तान क्रिया करता है। यहाँ कर्ता सभी खतरों को स्वीकार करते हुए तार्किक ढंग से क्रिया करता है। यद्यपि वह जानता है कि उसके ऐसा करने से कोई भय परिणाम नहीं निकलेगा, वह ऐसा केवल इसलिए करता है कि सम्मान या प्रतिष्ठा के अपने स्वयं के आदर्शों के प्रति वफादार रहना चाहता है। स्पष्ट है, जो क्रियाएं नैतिक, धार्मिक, कलात्मक, आदर्शात्मक आधार पर की जाती हैं तथा जिनके पीछे तर्क का होना आवश्यक नहीं, मूल्यांकनात्मक क्रियाएं कहलाती हैं। धार्मिक या नैतिक आधार पर इस प्रकार की क्रिया करने वाले लोगों से अपेक्षा की जाती है। उदाहरण के लिए ईश्वर के भजन व दान पुण्य करना नैतिक दृष्टि से उचित माना गया, इसके पीछे तर्क का होना आवश्यक नहीं है। मूल्यांकन क्रिया के पीछे कर्ता का लक्ष्य सामाजिक मूल्यों को प्राप्त करना है। प्रचलित सामाजिक मूल्यों में उसकी दृढ़ आस्था के कारण ही वह इन क्रियाओं को करता है। थर्ड है भावनात्मक या संवेगात्मक क्रिया। इस प्रकार की क्रिया का संबंध व्यक्ति के संवेगों या भावनाओं से होता है। दया, घृणा, सहानुभूति, क्रोध आदि के वशीभूत होकर व्यक्ति जो क्रिया करता है वह भावनात्मक क्रियाएं कहलाती हैं। कभी कभी मनुष्य शक्तिशाली संवेग के वशीभूत होकर अतार्किक रूप से ऐसा व्यवहार या क्रिया कर बैठता है और उसे बाद में उसके लिए पछताना पड़ता है। किसी के गाली देने पर क्रोधवश उसकी हत्या कर देना संवेगात्मक क्रिया का ही उदाहरण है। यहाँ क्रिया को लक्ष्य या मूल्यों की व्यवस्था के संदर्भ में परिभाषित नहीं किया जाता, बल्कि कर्ता की विशेष परिस्थितियों की संवेगात्मक प्रतिक्रिया के रूप में किया जाता है। जब परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि कर्ता का स्वयं पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है और वह भावावेश में आकर ऐसा व्यवहार कर बैठता है जो परिस्थितियों में स्वस्थ मस्तिष्क की स्थिति में वह कभी नहीं करता। संवेगात्मक क्रियाओं का विश्लेषण मनोवैज्ञानिक और मनोरोग विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। फोर्थ है परंपरागत क्रिया। वे क्रियाएं जिनका संबंध प्रथाओं, परंपराओं और प्राचीन काल से हमारे चले आ रहे विश्वासों से होता है, परंपरागत क्रियाएं कहलाती हैं। इस प्रकार की क्रियाएं इसलिए की जाती हैं कि भूतकाल से लोग ऐसा कर रहे हैं। प्रथाओं या परंपराओं के अनुरूप व्यवहार करना या उनका अनुकरण करना ही परंपरात्मक क्रिया है। ऐसा करने के लिए कर्ता को किसी लक्ष्य या मूल्यों को ध्यान में रखना आवश्यक नहीं है और ना ही उसे इसके लिए संवेगों का सहारा लेना पड़ता है। वह तो किसी प्रथा, परंपरा या विश्वास के वशीभूत होकर वही व्यवहार या क्रिया करता है जैसे उसके पूर्वज करते आए हैं। अपनी ही जाति में विवाह करना, मृत्यु भोज, श्राद्ध, तर्पण आदि क्रियाएं परंपरा के पालन के लिए ही की जाती हैं। इस प्रकार से परंपरात्मक सामाजिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिन्हें लोग आदत या स्थापित परंपराओं के प्रभाव या दबाव के कारण संपन्न करते हैं। क्रिया के उपयुक्त वर्गीकरण के द्वारा वेबर ने यह स्पष्ट किया कि आधुनिक तथा पश्चिमी देशों में अधिकांश क्रियाएं तार्किक आधार पर लक्ष्य और साधनों को ध्यान में रखकर की जाती हैं। अर्थात इन देशों में तार्किक क्रियाओं की प्रधानता है। गैर पश्चिमी परंपरागत समाजों में इसके विपरीत अन्य प्रकार की क्रियाओं की प्रधानता रहती है। तो आज हमने वेबर की सामाजिक क्रिया की डेफिनेशन देखी कि सामाजिक क्रिया वो किसे कहते हैं। वो कहते हैं कि प्रथम तो उन्होंने कहा कि हम समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया का अर्थबोध करने का प्रयास करते हैं। तो उन्होंने समाजशास्त्र को किसकी अध्ययन वस्तु, समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु क्या माना उन्होंने? सामाजिक क्रिया को। फिर उन्होंने सामाजिक क्रिया का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताया कि सामाजिक क्रिया हम उस क्रिया को करेंगे जिसमें कि एक व्यक्ति का व्यवहार दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करे, तभी क्रिया है। जिसमें उन्होंने उदाहरण भी दिए कि दो व्यक्ति अगर सड़क पे जा रहे हैं और वो आपस में टकराते हैं, एक दूसरे को कुछ नहीं कहते, तो वो कहते हैं वो क्रिया नहीं है। इसके विपरीत वो
एक दूसरे से गाली गलौज करते हैं या मारपीट करते हैं या बहस करते हैं, तो वो कहते हैं कि उसे हम तार्किक क्रिया कहेंगे, क्योंकि इसमें दोनों के व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। तो और उन्होंने आगे सामाजिक क्रिया की विशेषताएं बताई। फिर उन्होंने सामाजिक क्रिया के प्रकारों की बात की, जिसमें उन्होंने 4 प्रकार बताए: तार्किक क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रिया, भावनात्मक क्रिया और परंपरागत क्रिया। इन चारों प्रकारों को भी वेबर ने विभिन्न उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट किया कि तार्किक क्रिया में व्यक्ति साधनों और लक्ष्यों का ध्यान रखता है, मूल्यांकनात्मक क्रिया में वो कहता है कि मूल्यों के आधार पर करता है, भावनात्मक क्रिया में वो कहता है कि भावनाओं और संवेगों में बहकर व्यक्ति जब कोई क्रिया करता है तो उसे हम इस प्रकार की क्रिया के अंतर रखेंगे। परंपरागत क्रिया में वो कहता है कि आप परंपराओं के कारण आप ऐसी क्रिया करते हो कि सालों से आपके परंपराओं, विश्वासों, प्रथाओं में, आपके समाज में हमेशा से ऐसा होता चला है, तभी उस प्रकार की आप जो क्रिया करते हैं उसे वो इस प्रकार की परंपरागत क्रिया के अंतर्गत वेबर रखता है। कल हम वेबर की आगे का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।